हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। माय नेम इज़ देवाशीष और आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेंज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है। अब जैसे कि टॉपिक जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही हमें बताता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड या से रिलेटेड है। इंडक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है कि इंड्यूस करना, एक की वजह से दूसरे को जनरेट कर देना, कि एक जनरेट हो रहा है उसकी वजह से दूसरे, या एक में चेंज हुआ तो दूसरे में भी चेंज हो गया, उस चीज़ को बोलते हैं इंडक्शन करवाने। जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन होता था ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, अगर मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको बताऊँ कि अगर प्रॉपरली अगर मैं इसकी डिफाइन करूँ तो क्या होता है ना कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेशन of electric current and EMF in the coil due to change in magnetic flux associated with it। अब कहना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कोयल है, जैसे ये कोयल दी हुई है, ये यहाँ पर एक कोयल है, ये कोयल दी हुई है। इस कोयल के पास में अगर कोई मैं मैग्नेट रख देता हूँ, ठीक है, इस कोयल से के पास में कोई भी मैं एक बार मैग्नेट रखता हूँ, तो इस बार मैग्नेट के एन नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और इसमें वापस एंटर भी कर रही होगी। अब जो एंटर करने वाली लाइन है वो मैंने ड्रॉ नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर बस कट हो गई, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ नॉर्थ पोल से निकलने वाली फील्ड लाइन को ही रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर अगर हमें दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कोयल है, इसको फर्स्ट कोयल हम बोल रहे हैं, तो ये जो कोयल है, इस कोयल्स में नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे एसोसिएटेड है, मतलब लगभग इससे 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अकॉर्डिंग टू डायग्राम निकल रही है, जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे एसोसिएटेड होती है एक पर्टिकुलर एरिया से, वो उसको हम बोल देते हैं फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अब यहाँ पर ये समझो कि ये कोयल है, इस कोयल से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो जाए, जैसे अभी थोड़ी देर, अभी इस टाइम पे 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसी तरीके से हम इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें, तो क्या होगा, इस कोयल के अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है ना। उस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कोयल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर चेंज किया, इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ जनरेट हो जाता है। उस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। अब होता कैसे, ये फिनोमेना कैसे ऑब्जर्व किया गया, तो इसका हम देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली हमने क्या किया, यहाँ पर एक कोयल ली, उस कोयल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। उस कोयल में कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं कनेक्ट की थी, और इस कोयल के पास में एक बार मैग्नेट कनेक्ट रख दी है। तो जैसे कि यहाँ पर 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इससे पास हो रही है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से निकल रही है। अभी इस सिचुएशन में जब हम इसको, दोनों रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, दोनों रेस्ट पर है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोयल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट को ही रिप्रेजेंट करता है, करंट का डिफ्लेक्शन ही चेक करता है। अब जैसे ही हम इस बार मैग्नेट, इसको रेस्ट पर रखते हैं और इस बार मैग्नेट को मूव करवाते हैं इस तरफ, तो जैसे इसको मूव करवाएंगे तो यहाँ पर देखो, इस जो यहाँ पर कोयल है उससे ज़्यादा मैग्नेटिक, उससे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ज़्यादा एंटर करने लगी, काफ़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर करने लग जाएगी। जब इसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करने लग जाएगी, तो हम क्या देखते हैं, जब ये इसको हम पास ला रहे होते हैं तो उस टाइम पर मैग्नेटिक ये गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है। क्लियर है यहाँ पर। अब जैसे ही हम इसको पास में, जैसे ये थी यहाँ पर रखी हुई थी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, जैसे हम इसको पास में लेकर आ रहे थे, जिस टाइम पे मूव करवा रहे थे उस टाइम पे इसमें गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन जैसे ही मूव करवा के रेस्ट पे, पास में ला के रेस्ट पे रख देते हैं, तो फिर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। मतलब जैसे ही इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसी टाइम पर डिफ्लेक्शन आ रहा है। इट मीन्स जिस टाइम पर चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज बना हुआ है, उसी टाइम पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी कि उसी टाइम पर इस कोयल में कुछ ना कुछ करंट जनरेट हो रहा है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट, क्योंकि वो इंडक्शन की वजह से आया है। अब क्योंकि हम
ऐसे समझ सकते हैं कि अगर करंट है तो इस कोयल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक कोई ना कोई यहाँ पर ईएमएफ भी जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि करंट तभी जनरेट होता है या कभी तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस हो इसका मतलब वो वहाँ कोई ना कोई बैटरी, इनविजिबल बैटरी ज़रूर लगी हुई होगी। तो वो इनविजिबल बैटरी जिसकी वजह से, तो उस इनविजिबल बैटरी का जो ईएमएफ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर है यहाँ पर ये चीज़। तो ये इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट होता है। सेम सिनेरियो में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बार मैग्नेट को रेस्ट पे रख के और कोयल को अगर मूव करवाते हैं, तो कोयल को मूव करवाएंगे तो भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कोयल के साथ एसोसिएटेड है वो बढ़ेगी तो यहाँ पर भी तो भी इस कोयल के अंदर कुछ ना कुछ करंट जनरेट होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है। तो बेसिकली दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ करंट जनरेट होगा, कुछ ना कुछ इंड्यूस करंट जनरेट होगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए कई बार क्या हो जाता है कि यहाँ बार मैग्नेट की जगह एक और कोयल या कोई ऐसा एक और हमने कोई कोयल कंसीडर कर ली। उस कोयल में देखो, इसको ऐसे भी मान सकते हैं, मान लो एक कोयल है जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा और इसके कोयल के सेंटर पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जनरेट हो रहा होगा क्योंकि खुद के करंट की वजह से। अब अगर इस कोयल को हम इस दूसरी कोयल जो दूर रखी हुई इसको क्लोज लेकर आएंगे तो अभी तो इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लोज लेकर आओगे, मूव करवाओगे, जिस टाइम पे मूव करवा रहे होंगे तो यहाँ पर इस कोयल से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मैग्नेट, इसके अंदर पहले ज़ीरो थी, अब कुछ ना कुछ आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें फिर से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जरूर आ जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंस या कहने का पर्पज़ ये है कि कोई भी कोयल है, कोई भी लूप है, अगर उससे एसोसिएटेड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और वो चेंज हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, तो कुछ ना कुछ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जरूर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा देखें, इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन मिले हमें, वो ऑब्जर्वेशन क्या थे? वो ऑब्जर्वेशन थे यहाँ पर कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि व्हेनेवर बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कोयल जो रेस्ट पर रहती है तो कोई उनके अगर दोनों बार मैग्नेट और कोयल अगर रेस्ट पर है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है? ये ऑब्जर्वेशन था, ये इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि जब भी कोयल से रिलेटेड फ्लक्स में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। यहाँ तक हमें ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ईएमएफ कैसे जनरेट हो, ईएमएफ जनरेशन और इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के बारे में हमें पता लग गया है अच्छे से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो हमें पता लग गया है। ठीक है, अब बात आती है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि भाई जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी हम देखेंगे। लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ और पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी जगह पर कोई मैग्नेटिक फील्ड, किसी रीजन में सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर हम कोई एरिया, किसी भी सरफेस को रख देते हैं तो उस सरफेस से पास होने वाली कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर हम एक सरफेस को परपेंडिकुलर रख देते हैं, मतलब इस तरह से रखते हैं कि जो प्लेन है, सरफेस का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन सरफेस से जो मैग्नेटिक, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक, इस सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी उसको हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। ठीक है ना, तो एक एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक, यूनिट एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। इसको डिफाइन करते हैं हम phi = B.A से। B.A से हम डिफाइन करते हैं, इसकी जो यूनिट होगी वो टेस्ला × मीटर स्क्वायर होगी, या इसको हम वेबर भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी जो ये PDF है ना, जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, तो वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लेना।
अब यहाँ पर फाई इजिकल्स टू है बी डॉट ए। अब देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होता है किसी जगह पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप सिंपली बी डॉट ए कर दो, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एरिया के अक्रॉस एरिया चेंज हो रहा है ना, अक्रॉस एरिया चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर फिर बी डॉट डी ए हम लिखते हैं। जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो बी डॉट डी ए लेंगे। ए यहाँ पर मैग्नेटिक यहाँ पर एरिया वेक्टर है, और ये डॉट यहाँ पर, तो ये डॉट को जब आप ओपन करोगे तो ये बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। डॉट जो है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पर ए फाई के बीच का एंगल है। तो अगर मैं फाई को लिखूँगा तो ये ऐसे बनेगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा बी ए कॉस थीटा। थीटा ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ। अब एरिया वेक्टर कैसे पता लगाते हैं ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ये था, को कोई भी प्लेन है, सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर जो कोई वेक्टर में बनाता हूँ, ये सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर एक वेक्टर हम या नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो वो नॉर्मल जो होगा वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो फाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा वो, बी ए कॉस थीटा, वहाँ पर ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, ये होता है किस चीज़ के लिए, यहाँ पर ये होता है जब बी कांस्टेंट हो, और ये जब यूज़ करेंगे जब बी क्या हो, वेरिएबल हो। क्लियर है ये। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्या हो सकता है। तो B और A दिया हुआ है, तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो B क्या है, यूनिफॉर्म है, तो B डॉट A करके मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकता हूँ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट A करूँगा तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो आई कैप को आई कैप और जे कैप को जे कैप के साथ, तो यहाँ पर इसका डॉट B डॉट A करेंगे। अब A डॉट B करो चाहे B डॉट A करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 - 3 और +0, क्योंकि यहाँ पर कोई के कैप नहीं है इसलिए ये कितना आ जाएगा, 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 वेबर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको एक एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरिया दिया हुआ है। इस एरिया की जो है यहाँ पर साइड, एक ए साइड है और एक बी साइड है। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी डॉट आई कैप। बी डॉट आई कैप का मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाले डायरेक्शन में, इस तरीके से एक्स वाली डायरेक्शन में बी नॉट वेक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर जो सरफेस है उसे क्रॉस कर रहा होगा, तो आई कैप वाली डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये पूरा इसके परपेंडिकुलर है। अब इस वेक्टर का अब हमें ये देखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पूरा उससे क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे पास हो जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली B × A। बी की वैल्यू जो होगी वो हमें पता है B नॉट, और एरिया इसका कितना है, AB। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये वैल्यू। आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो आएगा x की डायरेक्शन में। कैसे पता लग रहा है मुझे, जब भी x और z में कोई एरिया वेक्टर होता है, कोई भी सरफेस होती है ना, तो y क्रॉस z से हम उसका एरिया वेक्टर निकालते हैं। तो इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में आएगा। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एरिया वेक्टर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, और एक सरफेस, एक सर्कुलर लूप यहाँ पर रखा हुआ है। सर्कुलर लूप का जो प्लेन है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का, मैं ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो लूप है उस लूप का प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बी के साथ। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पता करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक तो एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया मुझे पता है πr² निकालेंगे, तो पाई यहाँ पर और r की वैल्यू 1.1, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो ये 0.01 पाई यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हो गया एरिया। इसके बाद बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला यहाँ पर है हमारे पास। अब हम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर B × A से हम निकालेंगे, और cos थीटा, क्योंकि B डॉट A लिखना होता है तो B डॉट A को क्या लिख सकता हूँ, BA cos थीटा। तो B भी हमें पता है 10 है, एरिया कितना है 0.01 पाई है,
ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो cos थीटा, अब थीटा क्या है, अब यहाँ पर मुझे एक बार सोच के बताओ थीटा क्या लिखना है चाहिए, 30 डिग्री आएगा या कुछ और आएगा। यहाँ पर एंगल जो होगा वो 30 डिग्री नहीं होगा। क्यों, ये गलती मत कर देना, यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो जाती है। जो एरिया हम थीटा लेते हैं एरिया वेक्टर और बी के बीच में, एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करोगे वो आएगा एरिया, और ये वाला एंगल हमें कंसीडर करना है। तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये और ये 90 डिग्री पे है तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो cos 60 डिग्री, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 100 और 1/2, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 5, तो ये कितना बन जाएगा 5 पाई बाई 100। इसको थोड़ा अगर फ्रैक्शन में ही रखना है आपको तो इसको आप क्या कर दो पाई बाई 20 लिख दो, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा पाई बाई 20। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज क्लियर हो गया होगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों देख रहे हैं, ये हमने एंगल कैसे चेक किया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब अगला हम देखते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चंस देखे मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ जनरेट होता है उस ईएमएफ की वैल्यू होती है ई माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब ये माइनस का क्या मतलब है और डी फाइव बाई, तो फेराडेज लॉ, बेसिकली फेराडेज लॉ यही बोलता है कि जो ईएमएफ जनरेट हुआ है उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। इसमें हम दो लॉ बोल सकते हैं कि फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ में तो यही बताते हैं कि भाई अगर फ्लक्स में चेंज हुआ है तो ईएमएफ जनरेट होगा, और सेकंड जो उस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की तो वो डी फाइव बाई डी टी होगी। फाई की वैल्यू हमें पता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फाई को बी डॉट ए लिखेंगे या बी ए लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर ए और थीटा कांस्टेंट है तो ये ए थीटा बाहर आ जाएगा डी बी बाई डी टी। मान लो ए कांस्टेंट है तो अंदर ए और थीटा कांस्टेंट है तो ये इस तरीके से, और अंदर डी बी बाई डी टी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो वेरिएबल रहेगा वो अंदर आ जाएगा। तो बी अगर बी वेरिएबल हुआ तो बी अंदर रह जाएगा बाकी बाहर, ए वेरिएबल हुआ तो ए अंदर रहेगा बाकी बाहर, थीटा वेरिएबल हुआ तो थीटा अंदर बाकी बाहर। इट मीन्स जो फ्लक्स है वो इन तीनों में चेंज की वजह से चेंज हो सकता है। तो अगर बी ए और थीटा में से कुछ भी चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हो सकती है जिनमें चेंज की वजह से ईएमएफ जनरेट हो सकता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। डी फाइव बाई डी टी अच्छे से ध्यान रखना, डी फाइव बाई डी टी से ही मैग्नेटिक ईएमएफ, यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हम निकालेंगे। अब ये साइन जो है वो ये बताता है कि जो मैग्नेटिक, बेसिकली अब डायरेक्शन की अगर बात करें, ये माइनस का साइन डायरेक्शन को ही बताता है। तो डायरेक्शन हम लेंज लॉ से निकालते हैं। ठीक है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, किस तरीके से है। तो मैं पहले स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट जो है लेंज लॉ का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज दैट हैज़ इंड्यूस इट। मतलब ये उन्हीं रीज़न का अपोज, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि ये उन्हीं रीजंस का अपोज करते हैं जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है या जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुई है। यानी कि कोई भी लूप है तो कोई भी लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। किसी हम इसमें कैसे पता करते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए हमें बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लूप है वो लूप मैग्नेटिक लूप जो है वो फ्लक्स में चेंज नहीं होने देता है। अगर फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा होगा तो उसको इंक्रीज़ करना चाहेगा, फ्लक्स अगर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो उसको डिक्रीज़ करना चाहेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखो। इधर गई बार मैग्नेट की वजह से इस लूप के पास 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, दूर जा गई तो लूप के पास सिर्फ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी। तो लूप क्या करेगा, खुद 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर देगा, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर देगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐड कर, इस तरफ है ये डायरेक्शन, अगर बढ़ानी है तो सेम डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा तभी ऐड हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो अब इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन
जो लूप ने खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट की है वो इस तरीके से, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। अब हमें पता है कि लूप कोई भी सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट की डायरेक्शन पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ऐसे ही निकालते हैं कि कोई भी लूप दिया हुआ है उसमें अगर करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन में एक फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब उसके मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा तो करंट जो फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड पता है हमें इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड पता है इस तरफ है, तो करंट कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ। तो मतलब इसमें करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, हमें यही देखना है लूप में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को बता देगी। यही करते थे ना, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को बताता है। क्लियर है सब लोगों को। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये बार मैग्नेट है अगर मैं दूर ले जाऊँगा तो इस लूप से रिलेटेड फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो ये लूप क्या चाहेगा, इंक्रीज करना। अब लूप में फ्लक्स इंक्रीज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ लगानी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में लगाएंगे रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही जो ब्लैक वाली है वो लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ये ब्लैक वाली और रेड वाली अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो ही फ्लक्स बढ़ेगा, अगर अपोजिट में लगा दी तो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो लूप से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमें पता लगी कि ये ब्लैक कलर वाली है। तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट ऐसे निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, अपोजिट प्रोसेस कर दो कि अगर लूप से रिलेटेड फ्लक्स पता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता है तो करंट की डायरेक्शन फिंगर्स बता देती है। क्लियर। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से मान लीजिए एक यहाँ पर अभी एक बार मैग्नेट है वो नीचे की तरफ आ रही, इस तरह इस टाइम पर इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड है। लूप अगर नीचे की तरफ आ रहा, सॉरी ये बार मैग्नेट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस बढ़ रही है। तो फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो लूप क्या चाहेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करना। मैंने कहा था ना कि ये क्या करता है, हमेशा अपोज करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करना। डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर अब मुझे ये बताओ कि डिक्रीज करने के लिए जो लूप है वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, अपोज करेगा। इंक्रीज हो रहा है, नीचे आने से इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करने के लिए ऊपर वाली डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट कर देगा। ऊपर वाली डायरेक्शन में अगर लूप ने ऊपर वाली डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट किया तो इस तरह से राइट हैंड को, अगर राइट हैंड के थंब को ऊपर रखूंगा तो करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, इस तरीके से। ऊपर से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें कैसी लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ये अगर दिया हुआ है तो इसमें ये करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से दिया हुआ है ना। बस ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और भी हम देखते हैं। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। बार मैग्नेट दी हुई है आपको, बार मैग्नेट के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं, बार मैग्नेट में थोड़ा सा हमारे पास काम आसान हो जाता है। बार मैग्नेट अगर पास में आ रही है ना, तो बार मैग्नेट पास में आ रही है तो हमें पता है कि लूप क्या चाहेगा, अपोज करना। तो अपोज करने के लिए लूप हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड खुद का जनरेट करता है, तो उसका एक फेस साउथ पोल की तरह काम कर सकता है और दूसरा फेस नॉर्थ पोल की तरह काम कर सकता है। जो ये वाला जो जिसमें मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ वो अंदर वाली साइड है और जो क्रॉस ये पूरा वाली है ये बाहर वाली साइड है। तो जब इस बार मैग्नेट को पास लाएंगे तो ये यहाँ पर नॉर्थ जनरेट कर देगा। इस वाली साइड जो ये लूप है इस साइड नॉर्थ जनरेट हो जाएगा और इस साइड साउथ। नॉर्थ क्यों जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ जनरेट होने से ही ये नॉर्थ रिपल होगा। डेफिनेशन ही यही थी लेंज लॉ की, उन्हीं रीजंस का अपोज करता है जिसकी वजह से जनरेट होता है। तो ये नॉर्थ यहाँ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ और इस साइड साउथ। अब जब नॉर्थ बन रहा है तो अब इसमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, देखो ये थंब जो होता है वो नॉर्थ को बताता है। अगर लूप में हम बात करें तो थंब नॉर्थ को बता रहा है, तो करंट कहाँ आएगा, अंदर से बाहर की तरफ। इस तरह से ही होगा। देखो ये इस वाली डायरेक्शन में नॉर्थ है तो अंदर से बाहर की तरफ, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यही बार मैग्नेट अगर दूर जाती है, इस तरफ जा रही होती है, तो ये लूप इसे रोकना चाहेगा। रोकने के लिए, दूर नहीं जाने देना चाहता, रोकने के लिए यहाँ पर एस का जनरेट होना ज़रूरी है, क्योंकि रोकेंगे तभी जब एन और एस अपोजिट ही एक दूसरे को रोकते हैं। तो यहाँ एस जनरेट हो गया और इधर एन जनरेट हुआ। इधर एस है तो ये वाली साइड एस होती है और ये एन है। तो इस लूप में
ये इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये N है और ये, तो फिंगर्स देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ टर्न हो रही है। तो इसका मतलब जो करंट की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है। सेम सिनेरियो हम ले लेते इस तरह के केस में, यहाँ पर बार मैग्नेट जो है वो इस तरीके से पास आ रही है। अब पास आ रही है तो देखो यहाँ नॉर्थ है, तो ये लूप क्या चाहेगा, अपोज करना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और नीचे वाली साइड साउथ। नॉर्थ बनेगा तो नॉर्थ का मतलब ऊपर थंब रखना है, तो करंट फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर है, ये करंट की डायरेक्शन। अब ऊपर, अब देखने पर डिपेंड करता है, अगर ऊपर से देखोगे, अगर ऊपर वाली, अब देखो यहाँ से ये इस तरीके से फ्लो कर रही है करंट इस तरह से, तो अगर ऊपर से हम देखते हैं ये इस तरीके से, मैं थंब को अंदर ले लेता हूँ, अगर ऐसे देखोगे ऊपर से देखते हैं अगर हम, तो हमें लगता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन अगर नीचे की तरफ, इस तरफ से, यहाँ नीचे से कोई देखेगा तो उसको क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, तो इधर से क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाली साइड से क्या लगेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर ये चीज़ यहाँ पर, तो एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और एक साइड से क्या लगेगा, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज लगेगा। क्लियर ये चीज़ हमारे पास। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम कैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़, मान लीजिए यहाँ पर ये एक कॉइल है C1 और एक और कॉइल है, इसके हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है और एक स्विच यहाँ पर अभी ऑफ किया हुआ है ना, स्विच अभी ऑफ है यहाँ पर इसका, और इसमें गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर स्विच ऑफ रखता हूँ तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो इससे भी एसोसिएटेड कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे स्विच ऑन करता हूँ तो स्विच ऑन करने, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इसमें फील्ड लाइन एसोसिएटेड हो जाती है, बनेगी और वो इससे एसोसिएट हो जाएगी, तो C2 की फील्ड लाइन C1 के साथ एसोसिएट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हम, अब लेकिन फिर भी यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन डिफ्लेक्शन सिर्फ कब आता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करते से क्या हुआ, पहले इनिशियली तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, तो इनिशियली तो फ्लक्स इससे कितना था, इसका 0 लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, जब इनिशियल ये था, फाइनल क्या हो जाएगा, जब हम जैसे ही स्विच, जिस टाइम पे स्विच ऑन किया उस इंस्टेंट पर, उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ, तो जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, कुछ ना कुछ फ्लक्स आया होगा, तो यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स हुआ, तो उस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ इसमें EMF और करंट जनरेट हो जाएगा। तो जिस टाइम पे स्विच ऑन या ऑफ करते हैं उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप मुझे बताना। देखें, एक लूप दिया हुआ है, इस लूप से के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वीडियो पॉज करो और इसको निकालो। देखो, अब हमें यही चेक करना है कि लूप क्या करेगा, फ्लक्स में, फ्लक्स जो भी हो रहा होगा, तो यहाँ फील्ड लाइन इंक्रीज़ हो रही, फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है ना, फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा होगा। फ्लक्स कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, अंदर वाली डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो लूप क्या चाहेगा, फ्लक्स को डिक्रीज़ करना। तो फ्लक्स को डिक्रीज़ करने के लिए ये खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ लगा देगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये तो इनवर्ड है, तो डिक्रीज़ करने के लिए इसको कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो ये फ्लक्स, लूप जो है अपना फ्लक्स ऊपर लगाएगा, तो लूप जब अपना फ्लक्स ऊपर लगाएगा तो थंब को ऊपर रखते हैं, तो करंट फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही होगी, तो करंट थंब ऊपर और करंट की डायरेक्शन नहीं है। क्यों लगाया मैंने ऐसा, क्योंकि करंट जो है, यहाँ फ्लक्स जो है हमें क्या करवाना है, डिक्रीज़ करवाना है। सेम सिनेरियो में अगर ऐसा हो जाता कि ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन ये डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, अंदर वाली डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है। लूप क्या चाहेगा, इंक्रीज़ करना, तो इंक्रीज़ करने के लिए अंदर वाली डायरेक्शन में इंक्रीज़ करना है, तो लूप का फ्लक्स कहाँ लगेगा, इनवर्ड। लूप का फ्लक्स अगर इस तरीके से इनवर्ड लग जाएगा, थंब को इनवर्ड कर दिया, तो फिंगर्स कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, देखो तो इस तरीके से आ रही है, तो ये यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इंड्यूस इस तरह से आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से ये मैं यहाँ पे चेंजेस बता रहा हूँ।
देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है किसी भी कोयल से रिलेटेड या लूप से रिलेटेड फ्लक्स हमें दिया हुआ है 80 माइनस बी टी स्क्वायर। हमें बताना है कि हमें किस टाइम पर ईएमएफ जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, किस टाइम पर जो इससे एसोसिएटेड ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो सिंपल सी चीज़ है, क्या करेंगे हम, ईएमएफ का फॉर्मूला हमें पता है, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये आएगा ए माइनस का बाहर ए माइनस और 2bt, इसको ज़ीरो की इक्विवेलेंट कर दो तो ये क्या बनेगा, a 2bt। तो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, a डिवाइडेड बाई 2b। मतलब a डिवाइडेड बाई 2b पर टाइम पर जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उस टाइम पर जो ये फ्लक्स होने वाला है वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस टाइम पर जो ये फ्लक्स होगा ये फ्लक्स कितना आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। चलिए इसी तरीके से अब ईएमएफ निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इस लूप से एसोसिएटेड लूप का जो एरिया है वो रेडियस है वो हमें आर नोट दी हुई है। ईएमएफ हमें जनरेट करना है और डायरेक्शन हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैं सिर्फ डी फाई बाई डी टी कर देता हूँ। डी फाई बाई डी टी कैसे होगा, यहाँ पर फाई होता है बेसिकली बी डॉट ए। अब एरिया वेक्टर हमें पता है कितना होगा, पाई आर नॉट का स्क्वायर। बी हमें पता है। अब बी और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, एरिया वेक्टर और बी के बीच में जो एंगल है वो या तो ज़ीरो होगा या 180 डिग्री होगा। अगर आप ऊपर की तरफ लेते हो तो यहाँ पर 180 हो जाएगा और अंदर की तरफ लेते हो तो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब दोनों में से कुछ एक आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं सिंपली बी फ्लक्स को ये लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो या तो बी ए होगा या माइनस बी ए होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो यहाँ पर अब एरिया तो कांस्टेंट है, तो डी बी बाई डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ जो होगा यहाँ पर एरिया पाई आर नोट का स्क्वायर, डी बी बाई डी टी जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 4t। तो ईएमएफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर नोट स्क्वायर और इंटू टी। ये चीज़ हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा। अब ये जो ईएमएफ है 4 पाई आर नोट स्क्वायर टी, ये जो ईएमएफ हमें दिया हुआ है ये वेरिएबल है अलग अलग टाइम पर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ t इजिकल्स टू 0 पर, तो t इजिकल्स टू 0 पर ईएमएफ 0 होगा। t इजिकल्स टू 1 की बात करें तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। तो ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, टाइम के साथ साथ। तो अगर आप ग्राफ देखना चाहोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, e और t के बीच का ग्राफ वेरिएबल कॉन्स्टेंटली लीनियरली इंक्रीज हो रहा होगा। इसमें अगर हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता है तो कैसे होगी, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम जब देखते हैं तो इंड्यूस करंट की देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा। फ्लक्स कहाँ इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड। तो लूप क्या चाहेगा, फ्लक्स को डिक्रीज़ करना। फ्लक्स को डिक्रीज़ करने के लिए खुद का फ्लक्स कहाँ, खुद का ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट करेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ तो करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही है, फिंगर्स की तरफ। ठीक है। बस एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि लूप जो है वो अपोज करना चाहता है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ करना चाहेगा, डिक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ करना चाहेगा। देखिए यहाँ पर रेडियस जो दी हुई है वो है आर नोट टी, बी इजिकल्स टू दिया हुआ है बी नोट, और ई यहाँ पर ये इस तरह से ईएमएफ जनरेट कर किया हुआ जो है वो हमें दिया हुआ है। अब बात ये है यहाँ पर कि ईएमएफ की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर रेडियस वेरिएबल है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है ना। अब रेडियस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब एरिया भी इंक्रीज़ होगा। एरिया इंक्रीज़ होगा तो फ्लक्स इंक्रीज़ होगा। और मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ वाली डायरेक्शन में, प्लेन पेपर से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो ये बता दो कि यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझको। अब यहाँ पर एरिया, रेडियस बढ़ने से एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो लूप क्या चाहेगा, फ्लक्स को कम करना। तो सबसे पहले ये देखो फ्लक्स कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो लूप डिक्रीज़ करना चाहेगा, और डिक्रीज़ करने के लिए नीचे फ्लक्स लगाना पड़ेगा, मतलब नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो नीचे लगाने के लिए
इस तरह से थंब को नीचे वाली तरफ रखो तो कर जो फिंगर्स है वो इस तरह से आ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये तो होगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैं d∅dt हो जाएगा। ठीक है, वापस से cos थीटा जो है वो या तो cos थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ab d∅dt। तो a की जो वैल्यू अब यहाँ पर b तो कांस्टेंट है तो b तो बाहर आ जाएगा। एरिया होगा पाई आर का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b0 पाई और d/dt। आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा, r0 स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई r0 स्क्वायर b0 और 2t। तो ये चीज़ हमारे पास है, तो ये 2 पाई b0 r0 और t यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद तो हमारे पास जो ईएमएफ आया वो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये भी टाइम वेरिएबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कोइंसिडेंटली ये इस तरह से आ गया। मुझे जो आपको चीज़ सिखानी थी वो यही बतानी थी कि एरिया इंक्रीज़ होने के साथ साथ भी फ्लक्स इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है। अब अगर ये डिक्रीज़ हो रहा होता तो भी फ्लक्स में चेंज होता और तो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस वहाँ पर हो जाता। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमने एरिया के साथ एरिया चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेशन देखा, फील्ड में चेंज होने की वजह से जनरेशन देखा। अब कई बार थीटा में चेंज हो जाता है। अब थीटा में कैसे चेंज होता है ध्यान से समझना। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है, राइट टू लेफ़्ट से राइट वाली डायरेक्शन में कई सारी इस जगह पर कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, मैंने ये अपना एक यहाँ पर ये हाथ जो है मेरा, सपोज़ ये एक कोई भी सरफेस है। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इस सरफेस से जितनी भी है वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही होगी मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम है, अभी यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक, ये इसका एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप ऐसे समझ लो जो रेड कलर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और जो ये है ये इसका एरिया वेक्टर है। तो अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो है। अब जैसे जैसे अगर इसको एरिया को अगर मैं सरफेस एरिया को मैं टेंड करूँगा तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो देखो चेंज होता जाएगा। इस तरह से होने पर 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हुआ तो इस टाइम पर फ्लक्स तो कुछ भी पास नहीं हो रहा है ना। तो बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को तो इसी डायरेक्शन में लगते हैं, लेकिन इस सरफेस को अगर चेंज करते रहते हैं, रोटेट करवाते हैं किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल जो दिया हुआ है, ये जो यहाँ पर ये एंगल दिया है, ये चेंज होगा और इस चेंज होने की वजह से फ्लक्स में भी चेंज होगा। क्योंकि आप खुद देखो कि ऐसे जब था तो मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा था, लेकिन अगर ऐसे है तो मिनिमम फ्लक्स है। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में जो थीटा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पर थीटा बेसिकली किस रेट से चेंज हो रहा है, तो हमें एक चीज़ पता है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ, तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ थीटा डिवाइडेड बाई टी। जैसे हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि कांस्टेंट स्पीड है तो उसको हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम कर देते हैं। सेम तो डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ मैं थीटा को लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पर फ्लक्स अगर मैं लिखूँगा तो क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा इनिशियली, और थीटा की जगह क्या पुट कर देते हैं, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक ये एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब ईएमएफ अगर लिखेंगे तो ये आएगा डी बाई ए बी कॉस ओमेगा टी। अब ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो ए बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी बचेगा, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस, अच्छा साइन माइनस का सॉरी यहाँ पर तो नहीं, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन ओमेगा टी। और अंदर क्योंकि ओमेगा है इसलिए एक ओमेगा बाहर भी लिखना पड़ेगा। तो ईएमएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ जो जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यही चीज़ हमने जब एसी पढ़ा था तो उस टाइम पे बताया था मैंने कि ये चीज़ जो होती है ये
पीक वैल्यू होती है और ये पीक वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है। ये पीक वैल्यू जो होगी वो होती है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स, अगर एक ही लूप है तो एक आ जाएगा, 2 लूप है तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बेसिकली ये AC लाइन हो गई, ये एक तरह से क्या होगी, AC सोर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर EMF टाइम के साथ चेंज हो रहा है। EMF की जो वैल्यू है विद टाइम चेंज हो रही है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर आपको? तो इस तरीके से थीटा में वेरिएशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ जाता है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। मान लो तुम्हें ये बोला गया कि इनिशियली कोई लूप जो था वो इस तरीके से है और मैग्नेटिक, इस टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कितना, 10 टेस्ला, और जो इसका एरिया है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लूप का एरिया इस सिचुएशन में। और जब ये इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, एक अभी तो ये इस तरीके से है, t=0 पर है ये, और t=10 सेकेंड। मान लो 10 सेकेंड पे ये हो जाता है तो कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम EMF बता सकते हैं कि एवरेज EMF हमारे पास कितना होगा। तो एवरेज EMF निकालने का तरीका क्या होता है, जब भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इनिशियली ऐसे था, फाइनली ऐसे हो गया, तो बताओ एवरेज EMF क्या होगा। तो डरना नहीं है। एवरेज EMF मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो फाइनल फ्लक्स, यहाँ पर अगर मैं इनिशियल फ्लक्स देखता हूँ तो इनिशियल फ्लक्स तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि पूरा फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रही है। तो A × B कर देते हैं, तो A कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, मीटर में ज़रूर चेंज करना। तो 10⁻⁴ × 10, तो ये हो जाएगा 10⁻² और 5I ये चीज़। उसके बाद फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि एरिया वेक्टर जो इस तरह से 90 डिग्री का है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो फाइनल फ्लक्स 0, इनिशियल फ्लक्स जो होगा, अच्छा इसके सामने माइनस भी साइन लगा दो, तो फाइनल फ्लक्स 0, इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 10⁻² डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। तो EMF की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर, वो EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं जनरेट करूँगा तो 0.01 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.01 ये वोल्ट EMF का आ जाएगा, मतलब 1 मिली वोल्ट जनरेशन EMF हुआ। क्लियर है ये चीज़? तो एवरेज EMF निकालने के लिए बोला जाए तो भी हम वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना। और अगर इफ़ यू लाइक इट तो लाइक बटन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे। जितनी इस चैप्टर के लेक्चर में जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो बने रहिए फिर फिजिक्सशाला के साथ और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।